हालांकि बाइंडिंग एनर्जी का कर्व हमारे सिलेबस से हट चुका है, बट मैं थोड़ी सी बात बता दूं ताकि आगे की चीजें क्लियर हो जाएंगी। हमने ये बात पढ़ ली थी कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो होता है, जब हमने हाइड्रोजन वाला एग्जांपल लिया था कि उसमें 1.1 बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वाला हाइड्रोजन जब मिलकर के हीलियम बना रहा था, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा थी, तो एनर्जी रिलीज हो रही थी। ओवरऑल क्या होता है, जितने भी न्यूक्लियाई हमारे पास हैं, एटॉमिक नंबर और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इसका एक कर्व है जो सिलेबस में नहीं है, ठीक है, बट चीजों को समझने के लिए इसमें काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। यह कर्व कुछ ऐसा आता है, इस तरह से, और यहां आता है आयरन। तो कहते हैं कि मास नंबर 30 और मास नंबर 170, हाँ, तो मास नंबर 30 और मास नंबर 170, ये क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। यहां पर ये न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है, सबसे ज्यादा है। तो थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई ये है पूरी पीरियोडिक टेबल में, जिसका न्यूक्लियस सबसे ज्यादा स्टेबल है। मैंने एटम की बात नहीं करी, वो कौन है, आयरन। अब इसके आगे आने वाले एलिमेंट जैसे यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, ऐसे, और इससे कम आने वाले एलिमेंट हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, ये सब। तो हर एक एलिमेंट की ये कोशिश होती है कि वो अपना न्यूक्लियस क्या कर ले, स्टेबल कर ले। बट जिनकी बाइंडिंग एनर्जी कम है, ये भी लेस स्टेबल न्यूक्लियाई है, और ये भी क्या है, लेस स्टेबल न्यूक्लियाई। और इसके बीच का 30 से 170 के बीच में हम कहते हैं कि ऑलमोस्ट स्टेबल है। तो स्टेबल कब होगा, जब इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ जाएगी। जिसकी लेस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है, वो लेस स्टेबल होता है, सीधी सी बात। जिसकी मोर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होता है, वो मोर स्टेबल है। अब जैसे में यूरेनियम, प्लूटोनियम, ट्रांस यूरेनिक और एलिमेंट कहते हैं, जो यूरेनियम के बाद में आते हैं। एफ ब्लॉक के एलिमेंट में देखना, थपाऊ, नप्पू, हमसम, बेकार, सफल, वो पूरा। तो यूरेनियम के बाद वाले जितने भी एलिमेंट है, सबका न्यूक्लियस क्या है, अनस्टेबल है। तो ये क्या करेगा कि टूटेगा, टूट करके कहां जाएगा, इस वाली रेंज में आने की कोशिश करेगा, और इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिशन। आराम से पहले देख ले, पर देख ले, आराम से देख ले, है ना। इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फिशन। इसीलिए एटम बम बनता है, जिसमें न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं, जिसमें न्यूक्लियर फिशन कराया जाता है। उसमें हेवी न्यूक्लियाई जो होते हैं, इनको तोड़ा जाता है और मिडिल में एलिमेंट बनाया जाता है। जैसे जेनॉन बना दिया, स्ट्रोंशियम बना दिया, ठीक है, एंटीमनी बना दिया, तो इसमें चेंज होता है। लेकिन हाइड्रोजन जैसे एलिमेंट ये भी अनस्टेबल है, तो ये क्या करते हैं, उधर जाएंगे, तो इनको जुड़ना पड़ेगा। तो ये जब जाते हैं इधर की तरफ, तो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। तो ओवरऑल दो तरह से हमें न्यूक्लियर एनर्जी मिल सकती है। न्यूक्लियर फिशन, जिसमें हेवी न्यूक्लियाई टूट करके बीच वाले न्यूक्लियाई की तरफ बढ़ेंगे, और एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसमें लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन होकर के बीच वाले की तरफ जाएंगे। बनाइए इसको। हाँ हाँ, ये एटॉमिक बम है, एग्जाम्पल, और यहां पर हाइड्रोजन बम। कौन ज्यादा खतरनाक होता है, क्यों, तो हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बॉम्ब में होता है ना, और सन, इसके नीचे सन भी लिख सकते हो, सन के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन ही होता है। क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट इक्विवेलेंट एनर्जी, कैलकुलेट
equivalent energy in million electron volt MeV corresponding to 1 AMU mass। 1 AMU मास का अगर आप एनर्जी बनाएंगे तो कितने मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बनेगी, करके देखिए एक बार। क्या कह रहा हूं मैं आपसे, 1 AMU की एनर्जी बनानी है। अगर 1 AMU मास से एनर्जी बनेगी तो कितनी एनर्जी बनती है, यह फॉर्मूला दिया था हमें आइंस्टीन ने। मास कितना है 1 AMU, ठीक है। बट ये क्या है, लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ का स्क्वायर। अब ये तो एमकेएस में रख रहे हो, ये एमयू में नहीं चलेगा, तो इसको एमकेएस में चेंज करना पड़ेगा। 1 AMU किसके बराबर होता है, 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। कल ही लिखाया था, देखो उसको खोल करके। तो अब ये जब करोगे तो ये किस में आ जाएगा, जूल में। इतनी एनर्जी जूल में निकलती है। क्लियर, यानी कि 1.67 × 10⁻⁻27 9 × 10⁻16 जूल। अब इसको किस में चेंज करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कैसे बदलोगे, 1 की जगह 1, ई की जगह इलेक्ट्रॉन का चार्ज और जूल। ये रिलेशन आपने पढ़ा है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतने जूल के बराबर होता है। तो इतने जूल कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा, 1.67 × 10⁻⁻27 9 10⁻16 अपॉन 1.6 × 10⁻⁻7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हो गया। अब इसको सॉल्व करो, ऑलमोस्ट ये काट पीट करके निकालोगे तो 931.5 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। मिलियन का मतलब क्या होता है, 10⁻6 ना, तो ये हो जाएगा 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आंसर। ओह, क्या हो गई। अब आप ये चीज लर्न कर लीजिए कि 1 AMU इज इक्वल टू 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलती है। निकालना हो तो ऐसे निकाल सकते हैं। लिखिए, इंपॉर्टेंट नोट फॉर एनसीईआरटी क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट नोट फॉर एनसीईआरटी क्वेश्चंस, वरना आपको कभी समझ में नहीं आएगा कि हुआ क्या था ये। लिखिए, समझ में आ जाएगा जब आप क्वेश्चन करोगे मैं क्या लिखाया है ये। लिखिए, जिस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन, ये देखिए इसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, इसको पॉजिट्रॉन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन दिख जाए तो गिवन मास एटम का मास होगा। इसीलिए, और हमें एटम के मास की जरूरत नहीं पड़ती, हमें किसके मास चाहिए, न्यूक्लियस का। इसीलिए न्यूक्लियर मास, अब क्या होता है न्यूक्लियर मास, पूरे एटम के मास में से इलेक्ट्रॉन का मास हटा दो। इस एटॉमिक मास माइनस mass of all the electrons। चलिए क्वेश्चन लिखिए, फिर बात करता हूं। क्वेश्चन ये है कि ये रिएक्शन दी गई है 92 यूरेनियम 238।
और ये चेंज हुआ है थोरियम 90 234 प्लस 2He4 प्लस Q। आइए न्यूक्लियर रिएक्शन को थोड़ा सा यहां भी समझिए। ये क्या है 92, तो यहां भी 90 प्लस 2 दोनों होगा। अगर मैं कह दूं ये Z है तो Z की वैल्यू कितनी निकलेगी 2। सपोज करो मैं कह दूं ये 93 है तो Z की वैल्यू क्या होगी -1। ठीक है, चलो यहां पे कितना था 90, थोरियम 90 होता। ऊपर देखिए मास नंबर क्या है 238 234 और 4 कंजर्व है। फाइंड द वैल्यू ऑफ Q, लिखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ Q इफ find the value of Q if 92 uranium 238 is equals to 238.05079 AMU। और अप्रोक्सीमेशन मत पेलना इसमें, थोरियम 90 234.04363 AMU and 2He4 4.002604 AMU। हाँ तुम्हारी राइटिंग से तो मैं समझ आता हूं, मेरी नहीं समझ आ रही तुम्हारे। चलिए बताइए, चलिए इधर देखिए, समझिए कैसे निकलता है ये क्वेश्चन। ये क्या है एनर्जी, एनर्जी निकली है। न्यूक्लियर रिएक्शन में एनर्जी कहां से निकलती है मास डिफेक्ट, और कोई तरीका ही नहीं है एनर्जी बनने का। यानी कि जब आप इधर से इधर गए हो तो मास डिफेक्ट आया है। एक बार फिर से समझ लो, सपोज कीजिए इसका मास है 100 ग्राम, ठीक है, इस और इसका मास है 98 ग्राम और इसका मास है 1.8 ग्राम। समझना, तो अब आपको क्या करना है, आपको यह से देखना है कि यह मास कितना है 100 और यह मास कितना है 99.8। कितना मास लॉस हो गया 0.1 ग्राम लॉस हो गया। इसी मास की एनर्जी बनी होगी, 0.1 ग्राम की एनर्जी बनी। किससे कैसे निकलेगी मास की एनर्जी, आइंस्टाइन इज इक्वल टू mc स्क्वायर। 0.1 ग्राम को बदल दीजिए किलोग्राम में और 3 × 10⁸ का स्क्वायर करके निकाल दीजिए। इस तरह से क्वेश्चन होते हैं। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत इसमें? इसका मास प्रोडक्ट में जितने भी पार्टिकल हैं सबके मास से ज्यादा आएगा। कितना ज्यादा आएगा 0.002, ऐसे बहुत कम ज्यादा आएगा। उसको c स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना। क्लियर? ये क्या है, क्या है ये किसका मास दिया मैंने, यूरेनियम के एटम का या यूरेनियम के न्यूक्लियस का? न्यूक्लियस का। एटम नहीं बदलता है, न्यूक्लियस बदलता है, तो मुझे यूरेनियम के न्यूक्लियस का मास चाहिए। और यहां भी किसका है, थोरियम का न्यूक्लियस, यहां भी क्या है न्यूक्लियस। अब क्या होता है क्वेश्चन में ये दे देता है और हमें नहीं पता पड़ता कि ये यूरेनियम के न्यूक्लियस का मास दिया है कि एटम का दिया है। तो उसके लिए मैंने लाइन लिखाई, अगर किसी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन दिख भी जाए तो समझ जाना ये किसका मास है, एटम का मास है। क्या है उसमें, नहीं है, तो ये किसका मास दे रखा है, न्यूक्लियस का मास। तो आप खुश हो जाना कि अब ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। लेकिन अगर ये एटम का मास होता तो इसके न्यूक्लियस का मास निकालने के लिए इस एटम के मास में से माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन का मास। कितने इलेक्ट्रॉन का मास, 92 इलेक्ट्रॉन। कि सर इलेक्ट्रॉन का मास कितना लिखूं यहां पे, एमयू में, किलोग्राम में नहीं, और एमयू में मास लिखा चुका हूं मैं 0.0005। देखो फर्स्ट पेज पे लिखा है
ये देखो इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 0.005। तूने 0 सही लगाई है? जीरो 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 फाइव है, 3 0 है। तो इसमें से क्या करना पड़ेगा आपको, 92 इंटू 0.0005 mu माइनस करना पड़ेगा और फिर आपको काम में लेना पड़ता है। बट इसमें दिक्कत नहीं है, तो इसको ऐसे करोगे। अब हो जाएगा क्वेश्चन, करिए अब आराम से देखिएगा। क्या करना है मुझे, यूरेनियम के न्यूक्लियस का मास निकालना है। ये किसका मास दे रखा है, यूरेनियम के एटम का या न्यूक्लियस का? कैसे पता, क्योंकि इस रिएक्शन में कहीं भी E माइनस E प्लस का जिक्र नहीं है। तो सबसे पहले ब्रैकेट में खुद के समझने के लिए बात लिखिए, इस रिएक्शन में E माइनस या E प्लस दिख नहीं रहा है। इसलिए गिवन मास न्यूक्लियस का है। यह आपने खुद की समझदारी के लिए दिमाग में रखा है। अब क्या करेंगे, एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। सुनना, अब डेल्टा एम कैसे निकलेगा, इसका मास माइनस उसका मास। अब इसका मास कितना है, 238.05079। इधर देख लो, इधर देखो, देख लो पहले, इधर देख लो, हो गया इसका मास माइनस इसका मास। लेकिन सोचो ये एटम का मास होता तो इसके मास में से भी मैं 92 0.0005 माइनस करता, तब जाकर के इसका मास आता। बट वो नहीं है, इसलिए मैंने कोई हटा दिया। इसमें से माइनस करूंगा इसका मास थोरियम का 234.043634 प्लस हीलियम का मास ये रहा 4.002604। और अगर ये एटम का होता ये वाला, तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन का मास माइनस होता। ये बात याद रखना। ये आपने लिख दिया डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। अब आपने ये किस में रखा है, एएमयू में, तो ये आंसर आएगा आपके पास एएमयू में। इसको माइनस करके कितना आ रहा है, सही बताना गंजो। एक सेकंड देखने दो मेरे को, मेरे पास क्या आंसर है। 0.004552। कौन सी बोल रहा है गंजे, अनमोल सर? एएमयू इंटू सी स्क्वायर। अब सुनिए, आपको ये आंसर्स जूल में नहीं देने पड़ते, किसमें देने पड़ते हैं, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब या तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, हाँ अब मुझे पता ही है एएमयू है, तो मैं दुनिया को दिखाने के लिए करूंगा 0.004552 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 का स्क्वायर। बट मैं ऐसे नहीं करूंगा, ये मैंने उनको दिखा दिया। पर पर्सनल में मुझे पता है, क्या पता है, ये पर्सनल बात समझ लो कि 1 एएमयू किसके बराबर होता है, 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये कितना होगा, 0.004552 से कितनी एनर्जी बनेगी, 931.5 इंटू 0.004552। और ये जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपके पास आएगी 4.24 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड दैट विल बी योर आंसर। भैया एक एमयू से इतनी एनर्जी बनती है, तो ये इतने एमयू से कितने बनेगी। और ये भी हमने ऐसे निकाला था, सी स्क्वायर मल्टीप्लाई करके। लिखिए इसको। अब इस तरह के क्वेश्चन से एक बार ट्राई करना, लिख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं आपको।
ये न्यूक्लियर रिएक्शंस कल करा देंगे फिर। 13.4, 13.5, 13.12, 13.15। अभी सिर्फ इसी की प्रैक्टिस कर लेना है ना। अच्छा इधर भी आ जाओ। 13.24, 13.26, 13.27। अभी आप इतने को करके देख लीजिए, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसको बढ़ाते हैं। मुझे लग रहा था ये हटा देंगे सिलेबस से, बट वो ये न्यूक्लियर फोर्स दिया है तो ये वाली चीज निकालनी पड़ेगी आपको। ओके चलिए आगे बढ़िए। हेडिंग डालिए न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, अब समझिए न्यूक्लियर फोर्स आता कैसे पिक्चर में। ठीक है, ये सिलेबस में नहीं है तो पहले लिखना नोट इन एनसीईआरटी। हाँ, नोट इन एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में नहीं है ये, बट इस बार का सैंपल पेपर जो आया है उसमें भी ये चीज इन्होंने पूछ ली थी। देखिए न्यूक्लियस के अंदर एक रिएक्शन होती रहती है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में चेंज होते रहते हैं और न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होते रहते हैं। इस एक्सचेंज में ये एक स्पेशल पार्टिकल निकालते हैं जिनको हम बोलते हैं पाई मेसॉन पार्टिकल। न्यूट्रॉन पाई मेसॉन कभी लेता है कभी छोड़ता है, प्रोटॉन कभी लेता है कभी छोड़ता है। तो इस पाई मेसॉन का जब एक्सचेंज होता है इसकी वजह से न्यूक्लियर फोर्स बनता है। लिखिए इस बात को। According to further experiments, neutron and protons convert regularly. In this process, there is an exchange of इस तरह से लिखेंगे पाई मेसॉन, exchange of pi meson, due to which nuclear force comes into the picture. फॉर एग्जाम्पल एक प्रोटॉन जो होता है ये न्यूट्रॉन में चेंज होता है और पाई मेसॉन को अलग कर देता है, और एक न्यूट्रॉन इस पाई मेसॉन को एक्सेप्ट करके फिर से किस में चेंज हो जाता है, प्रोटॉन में। तो ये गेम अंदर ये लोग खेलते रहते हैं। लिखिए और अगर हम पाई मेसॉन की बात करें, हमारे पास 3 टाइप का पाई मेसॉन होता है। एक होता है पॉजिटिव पाई मेसॉन, एक होता है न्यूट्रल और एक होता है नेगेटिव पाई मेसॉन। इस पर चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है पॉजिटिव, ये आपका न्यूट्रल होता है और ये इलेक्ट्रॉन के बराबर नेगेटिव चार्ज होता है। तो मैंने आपको ये तो बता दिया कि न्यूक्लियर फोर्स पिक्चर में कैसे आता है, और समझिए इसके बारे में। अगर हम न्यूक्लियस के न्यूक्लियन की पोटेंशियल एनर्जी एंड डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियन एंड पोटेंशियल एनर्जी का कर्व खींचें तो ये कर्व ऐसा आता है। मतलब अगर दो न्यूक्लियन बहुत दूर दूर हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी ऑलमोस्ट क्या है, 0, यानी कि उसमें किसी भी तरह का न्यूक्लियर फोर्स नहीं लगता है। और ये डिस्टेंस जहां तक मेरे को याद है, गलत बनाया कर्व तुमने, ये ऐसे नहीं बनता यू की तरह। देख शार्पनेस देख इसकी,
लिखिए, पहली बात लिखना, न्यूक्लियर फोर्सेस आर शॉर्ट रेंज फोर्सेस। The value of nuclear forces become almost zero if the distance between two nucleon is more than 0.8 FM, 0.8 FM, FM बोले तो फेम्टोमीटर, यानी कि 0.8 इंटू 10 की पावर -15 मीटर। बहुत कम दूरी पे लग रहे हैं, शॉर्ट रेंज है, यहां लगेगा खत्म हो जाएगा। यानी कि अगर हम बात करें, ये न्यूक्लियस है, यहां एक प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन यहां है, न्यूक्लियर फोर्स लगेगा, इसमें भी लगेगा, और ये डिस्टेंस अगर मैंने 0.8 मान ली तो ये प्रोटॉन इस प्रोटॉन पे कोई भी न्यूक्लियर फोर्स नहीं लगाएगा। तो जितने भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन सब होंगे वो इसी के अंदर आकर के सिमट जाते हैं। बाहर प्रोटॉन न्यूट्रॉन कम ही मिलते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स सिर्फ बहुत कम दूरी तक काम करता है। दूसरी बात, इट्स अ स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर। अभी तक का नेचर का स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स यही है। और सोचो, एक न्यूक्लियस है, आप कहते हो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सारे हैं, आप एक प्रोटॉन रख दिया इसमें, अब आप इसमें एक और प्रोटॉन डालोगे तो इस प्रोटॉन के बीच में रिपल्शन लगेगा, कूलम्बिक रिपल्शन लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहती है। अगर आप चाहते हो कि फिर भी यहां पर प्रोटॉन बंधा रहे तो न्यूक्लियर फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स से बहुत ज्यादा होना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। लिखिए इस बात को, न्यूक्लियर फोर्स is the strongest force, that is why it is able to overcome, it is able to dominate, it is able to overcome the electrostatic repulsion force, the electrostatic repulsion force between the protons। तीसरी बात, एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन पर न्यूक्लियर फोर्स लगाता है, अट्रैक्टिव। एक न्यूट्रॉन दूसरे न्यूट्रॉन पर भी न्यूक्लियर फोर्स लगाता है। तो प्रोटॉन प्रोटॉन पे लगा सकता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पे लगा सकता है, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन पे भी लगा सकता है। और ये न्यूक्लियर फोर्स सबके लिए सेम होता है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द न्यूक्लियन। न्यूक्लियन बोले तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लिख लीजिए, न्यूक्लियर फोर्स इज सेम बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन प्रोटॉन। लिखिए, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, अब आप समझिए, इसके हिसाब से देखिए, दो प्रोटॉन मान लीजिए, दो न्यूट्रॉन मान लीजिए, न्यूट्रॉन प्रोटॉन मान लीजिए, दो न्यूक्लियन दूर दूर हैं। यहां पे देखिए, यहां पर इनके बीच में कोई फोर्स नहीं लग रहा, धीरे धीरे ये पास आ रहे हैं, इनके बीच का पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाती है, यानी कि न्यूक्लियर फोर्स बढ़ता जाता है। कौन सा होता जाता है? अट्रैक्टिव। और जैसे ये 0.8 के पास आ जाएंगे, इनके बीच में लगने वाली पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, यानी कि अट्रैक्टिव फोर्सेस मैक्सिमम हो जाएंगे। अब ये न्यूक्लियस के अंदर आ गए, लेकिन अब आप चाहते हो इनको और पास लाया जाए, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लग जाएगी, यानी कि इनके बीच का अट्रैक्टिव फोर्स कम होने लग जाएगा, और धीरे धीरे कैसा हो जाएगा? रिपल्सिव। तो जब ये दूर दूर हैं तो न्यूक्लियर फोर्स जीरो है। ये क्या है? दो न्यूट्रॉन दो प्रोटॉन, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन, वट एवर यू वॉन्ट। ठीक है, तो मैं इसको प्रोटॉन न्यूट्रॉन को जी मान लेता हूं।
फिर आप इसको पास लाए, कहां पर ले आए? 0.8 फेम्टोमीटर पर। तो न्यूक्लियर फोर्स क्या है? मैक्सिमम हो गया, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। और न्यूक्लियर फोर्स कैसा है? अट्रैक्टिव है। फिर आप इनको और पास ले आए, अब यहां पर न्यूक्लियर फोर्स रिपल्सिव हो जाता है। ठीक है, तो 1 2 3, और यह एक्सप्लेनेशन है पेज नंबर 445। टॉपिक है न्यूक्लियर फोर्स, तो इसको भी आप अलग से नोट करके लिख लीजिए। इसीलिए न्यूक्लियस को बहुत डेंस माना जाता है। और जब आप ये पढ़ेंगे ना, तो एक लाइन पढ़ोगे उसमें कि बाइंडिंग कॉन्स्टेंसी ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। आपने ये कर्व देखा था, बाइंडिंग एनर्जी वाला सिलेबस में नहीं है, बट ये ऐसा होता था, याद है ना? तो यहां से यहां तक बाइंडिंग ये होता है कांस्टेंट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। और इसकी वजह क्या दी जाती है? ये रही शॉर्ट रेंज कि न्यूक्लियस, देखो समझना, आपने क्या करा? न्यूक्लियस तैयार करा, प्रोटॉन डाला, प्रोटॉन डाला, प्रोटॉन डाला, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन डाला, डालते 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 बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। उसके बाद क्या हो जाता है? ये सैचुरेटेड हो जाता है, मैक्सिमम आ गया। अब इसके बाहर अगर अब आप प्रोटॉन डालोगे तो न्यूक्लियर फोर्स थोड़ा लगेगा, सो इट कम्स इनटू द सैचुरेशन वैल्यू। तो इसके बाद में बाइंडिंग एनर्जी आपकी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। आप डालते जाइए, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। और जैसे ये न्यूक्लियस का कोर सेंटर वाला पार्ट 0.8 फेम्टोमीटर की रेडियस में कंप्लीट हो गया, ठसा ठस भर गया, यहां पे कुछ आ ही नहीं सकता। अब कहां जाएगा प्रोटॉन? यहां, और इसके आते न्यूक्लियर फोर्स पे काम करेगा ही नहीं। इसीलिए यहां पे हो जाता है कांस्टेंट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। व्हाई? बिकॉज न्यूक्लियर फोर्स आर द शॉर्ट रेंज फोर्सेस। ओके, चौथा पॉइंट लिख लीजिए। अच्छा, शॉर्ट रेंज लिखवा दिया वैसे, चल लिख लीजिए। द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स, the nuclear force between two nucleons falls rapidly to zero, falls rapidly to zero as their distance is more than, as their distance is more than few femtometer. This leads to saturation of forces. ठीक है, thus बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर मास नंबर इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, 30 से 170 के बीच में। ये देखिए इधर, वैसे आपने बोला कि जब वो 0.8 उसकी रेडियस हो जाती है तब और नहीं, मतलब अट्रैक्शन होती है। हाँ, अट्रैक्शन नहीं है, बट जोड़ते हो आप इसमें सर। लेकिन जो सरफेस पर है, बिल्कुल जो आउटर, वहां तक आते ही नहीं है, बिल्कुल ये आसपास ही रहते हैं। इसके बाद तो एटम का शेल चालू हो जाता है, न्यूक्लियस यहीं तक होता है। इसलिए कहते हैं जो हेवी न्यूक्लियस है वो भी अनस्टेबल है। ठीक है, क्योंकि उसमें प्रोटॉन 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 बहुत ज्यादा भर जाते हैं। चलिए, अब हमने ये तो समझ लिया कि न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज है और हेवी न्यूक्लियस अनस्टेबल है और लाइटर न्यूक्लियस भी क्या है? अनस्टेबल है। अब जब ये अनस्टेबल होते हैं तो ये क्या करते हैं? अपने न्यूक्लियस से रेडिएशंस निकालने शुरू करते हैं। जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के कर्व में इधर आते हैं और जो इधर आते हैं, ये सब रेडियो एक्टिव हो सकते हैं। जैसे ट्राइटियम रेडियो एक्टिव होता है, यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, ये सब रेडियो एक्टिव होते हैं। ये निकालते हैं रेज, अल्फा रेज निकालेंगे, बीटा रेज निकालेंगे, गामा रेज निकालेंगे, और ये कोशिश करते हैं कि स्टेबल हो जाए। तो इसी प्रोसेस में ये रेज निकालते हैं जो कि सिलेबस में हटा दी गई है। क्लियर? अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिशन। मैंने आपको यह भी बता दिया कि 1 AMU से कितना मास, कितनी एनर्जी निकलती? 931.5। ठीक है, ओके।